अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट से आज तहरीक इंसाफ को बड़ा अबूरी रिलीफ मिल गया है, जिसके बाद वफाक में इत्तेहादी हुकूमत की 2/3 अक्सरियत से अहम आईनी तरमीम की ख्वाहिश भी मुश्किलात का शिकार हो गई है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें ना देने और उसके हिस्से की नशिस्तें दीगर जमातों को देने के इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल कर दिया है और मज़कूरा अराकीन को केस के हतमी फैसले तक वोट देने से रोक दिया है, जिसके बाद कौमी असम्बली में 23 अराकीन हतमी फैसले तक वोट नहीं डाल सकेंगे, जबकि पंजाब और सिंध असम्बली में भी यही सूरत हाल होगी। मगर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अब तक मज़कूरा मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ही नहीं हुआ है। दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि PTI के आज़ाद जीते हुए अराकीन असम्बली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि सियासी जमातों के दरमियान मखसूस नशिस्तों की तकसीम किस फार्मूले के तहत होती है। सियासी जमात क्या अपनी जीती हुई सीटों के मुताबिक मखसूस नशिस्तें लेगी या ज़्यादा सीटें भी ले सकती है? तो फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोई सियासी जमात किसी सूरत में भी अपने तनासुब से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इस दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमात को जीती हुई नशिस्तों के तनासुब से ही मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशिस्तें सियासी जमातों में तकसीम कर दी जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है, हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतल्लिका नहीं है। देखना यह है कि अवाम के मैंडेट की इसमें झलक है या नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि कानून में कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने कहा कि यही सवाल लेकर इलेक्शन से पहले भी अदालत में गए थे। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक बात तो तय है कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही मखसूस नशिस्तें उसे मिलेंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि यह कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ कि एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम कर दिया गया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के हुक्काम को तलब करते हुए समाअत में वक्फा कर दिया, जिसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और मखसूस नशिस्तों के लिए नामजदगियाँ भी दाखिल ही नहीं की। इस मौके पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें तनासुब से सिर्फ सियासी जमात ही क्लेम कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अटॉर्नी जनरल साहिब इस केस में 2 अहम सवालात आपसे पूछेंगे। एक सवाल यह है कि क्या बांटी गई नशिस्तें दोबारा भी बांटी जा सकती हैं, और दूसरा सवाल यह है कि मखसूस नशिस्तें इसलिए बांटी गई ताकि हाउस पूरा हो, इसमें कहाँ गलती है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि किसी भी रुकन ने सियासी जमात ज्वाइन नहीं की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में क्या ऐसा कुछ है? अगर कानून में ऐसा नहीं है तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं है? दौरान समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने कहा कि JUI को खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात में 7 नशिस्तें मिली और उसे 10 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी को सिर्फ 4 नशिस्तें मिली और उसे 6 मखसूस नशिस्तें अलॉट कर दी गई, जबकि नून लीग ने 5 नशिस्तें हासिल की लेकिन उसे 8 नशिस्तें अलॉट कर दी गई। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 86 नशिस्तें कौमी असम्बली में हैं, उस तनासुब से हमारी 23 मखसूस नशिस्तें बनती हैं। जैसे मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सू मोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हीं जमातों को नहीं दी? जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो काम इनडायरेक्ट भी नहीं किया जा सकता। एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नज़रअंदाज करना क्या दुरुस्त है? इस मौके पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सियासी जमात का मतलब होता है वो जमात जो इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़े, साथ ही पार्टी को रजिस्टर्ड होना चाहिए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि बगैर माकूल वजह बताए मखसूस नशिस्तें दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि मुझे सिर्फ बात मुकम्मल करने के लिए 6 सेकंड दिए जाएं, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हम आपको 60 घंटे देने को तैयार हैं, हम केस को समाअत के लिए मंजूर कर रहे हैं। इसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मंजूर करते हुए रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तिल कर रहे हैं, ताहम फैसलों की मुअत्तली इजाफी सीटें देने की हद तक होगी। दूसरे मरहले पर अलॉट की गई मखसूस नशिस्तों के अराकीन हतमी फैसले तक वोट नहीं दे सकेंगे। इसके बाद अदालत ने लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी जजेस कमेटी को भिजवा दिया और कहा
कि 3 जून से केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत करेंगे। बाद में जारी होने वाले तहरीरी फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक अदालती फैसले का इतलाक मुस्तकबिल यानी आज से होगा और ये बहुत अहम पेशरफ्त है। तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा उबूरी रिलीफ मिल गया है और अब मामला चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल जजेस कमेटी के पास चला गया है, जिसने मजीद समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाना है ताकि हतमी तौर पर इन 2 सवालों का जवाब दिया जा सके कि अगर किसी सियासी जमात ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया है, साथ ही मुकर्रर वक्त से पहले मखसूस नशिस्तों के लिए लिस्ट भी जमा नहीं कराई है, मगर इलेक्शन के बाद मुतअद्दिद आज़ाद अरकान उस जमात में शामिल हो जाते हैं, तो क्या वो सियासी जमात मखसूस नशिस्तों के लिए अहल हो जाती है? और अगर उस जमात को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती हैं, तो क्या उसके हिस्से की नशिस्तें असम्बली में मौजूद दीगर जमातों में तकसीम की जा सकती हैं या इसका कोई और तरीका होगा? अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जून के बाद इस हवाले से समाअत करनी है। इस मामले पर सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने खुद तफसीली समाअत की थी और फिर 4 मार्च को 4-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया था, जिसके मुताबिक आइन का आर्टिकल 51 इस हवाले से वाज़ेह है कि वो जमात जिसकी वफाकी असम्बली में नुमाइंदगी होगी, इंतखाबात में नशिस्तें जीतने के जरिए ही मखसूस नशिस्तों के लिए मुतनासिब नुमाइंदगी के निज़ाम के जरिए उसे अहल तस्वुर किया जाएगा। मगर मौजूदा सूरत हाल में ये तस्लीम शुदा पोजीशन है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है जिसका अपना इंतखाबी निशान भी है, मगर इस जमात ने इलेक्शन में एक रजिस्टर्ड सियासी जमात के तौर पर हिस्सा नहीं लिया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन में अपनी तरजीहाती फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जिसका मतलब है कि हालिया इलेक्शन में एक सियासी जमात के तौर पर हिस्सा लेने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही वो ख़वातीन और अक़लियतों के लिए कोई मखसूस नशिस्तें चाहती थी। हर सियासी जमात को फैसला लेते वक्त उसके मुस्तकबिल में पेश आने वाले नताइज से मुताल्लिक आगाह होना चाहिए। एक मशहूर कहावत है कि कानून चौकन्ना लोगों के साथ है, ना कि सुस्त लोगों के साथ। फैसले के मुताबिक किसी भी सियासी जमात की तरफ से ताख़ीर से कोई नई फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती और ऐसी किसी भी फहरिस्त को इलेक्शन कमीशन इंटरटेन नहीं कर सकता। ये भी वाज़ेह होता है कि तरजीहाती फहरिस्त जमा ना करना नाकाबिल तसहीह गलती है, इसे रिलैक्स नहीं किया जा सकता। फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील ने भी कहा है कि अगर मखसूस नशिस्तें उनकी जमात को नहीं दी जाएंगी तो मखसूस नशिस्तें खाली रह जाने के फार्मूले का इतलाक होगा, लेकिन अगर आइन के आर्टिकल 51 के शिक को इलेक्शन रूल्स के रूल 94 के साथ पढ़ा जाए तो वो सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुख्तस करने का तरीक़ाकार बताती हैं। इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इलेक्शन एक्ट, इलेक्शन रूल्स और आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों के कोटे पर दावा करने की हकदार नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त को मुस्तरद किया जाता है। कौमी असम्बली की नशिस्तें खाली नहीं रहेंगी और उन्हें सियासी जमातों की मुतनासिब नुमाइंदगी के अमल से सियासी जमातों की तरफ से सीटें जीतने की बुनियाद पर मुख्तस किया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन का अक्सरियती फैसला था, जबकि इलेक्शन कमीशन के एक रुकन ने इख्तलाफ करते हुए लिखा था कि मैं अपने मौजूद अरकान से अबूरी तौर पर इस हद तक तो इत्तफाक करता हूँ कि मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दी जा सकती, मगर दीगर सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से नशिस्तें देने पर इख्तलाफ करता हूँ। इस फैसले को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पेशावर हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, जहाँ 14 मार्च को 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाते हुए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। पेशावर हाईकोर्ट ने तफसीली फैसले में कहा था कि पेशावर हाईकोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला इनके आर्टिकल 51 के मुताबिक है। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। दरख्वास्त गुजार ने एतराज़ किया है कि मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती, मगर जनरल इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमातों का मखसूस नशिस्तों पर हक होता है। ये दलील कि मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को नहीं दी जा सकती, ये गैर आइनी दलील है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों को आइनी तरीके से तकसीम किया है। आइन के मुताबिक असम्बली की नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता। असम्बली की नशिस्त सिर्फ उस वक्त खाली छोड़ी जा सकती है जब इलेक्शन की तारीख में 120 दिन बाकी हों। और अहम बात यह है कि बाद में खुद तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं ने तस्लीम किया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत गलती थी, जिसका खमियाजा मखसूस नशिस्तों की महरूमी की सूरत में उठाना पड़ा। दूसरी बड़ी गलती का इर्तिकाब उस वक़्त हुआ जब वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत का फैसला हुआ, और ये बात जो है मीडिया के साथ शेयर भी की गई। वादतुल मुस्लिमीन के साथ शमूलियत में वाहिद जो मकसद पिन्हा था वो अपनी रिजर्व सीटें बचाना थी। फिर अचानक इसी थ्रेट की वजह से जो है ये फैसला हुआ कि जी हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करते हैं। ये फैसले जिसने भी किए हैं इन लोगों की शनाख्त भी होनी चाहिए और वर्कर्स को भी ये इल्म होना चाहिए कि इनके
कि मैंडेट को जो इन्होंने दिया था पार्टी को, इनके साथ ये गलतियों का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। मरवत साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, चॉइस जो थी वो MWM की थी, उन्होंने भी कंटेस्ट किया था इलेक्शन और उनका भी पार्लियामेंट में एक मेंबर था। ये फैसला हो गया था लेकिन फिर आखिरी मिनट पे तब्दील हो गया, तो ये मेरा ख्याल है गलत फैसला था। अल्टीमेटली मरवत साहब ठीक कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कभी अपना फैसला बदला ही नहीं था, वो फिर भी मुत्तफिक थे कि MWM के साथ इत्तेहाद करें। जी यही मुझे इल्म है। बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ अली जफर साहब के साथ। हमें एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी के पास जाना चाहिए था जिनके मेंबर्स इलेक्ट हुए होते और उन्होंने लेटर लिखा होता अपना कोटा मांगने के लिए। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के साथ साथ इलेक्शन कमीशन के फैसले को भी मुअत्तल कर दिया है। तकनीकी मामलात से हटकर आइन और जमहूरियत के स्प्रिट की बात की है, जिस पर तहरीक इंसाफ खुशी का इजहार कर रही है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि जो ये 78 सीटों पे आए हुए मेंबरान हैं, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली में चाहे वो नेशनल असम्बली में, वो किसी वोट देने का किसी तरह हकदार नहीं है। हुकूमत नाकाम होगी और वो 2/3 मेजॉरिटी से महरूम है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो पर्शन दिया वो प्रोस्पेक्टिवली के लिए किया कि आइंदा ये वोट नहीं दे सकते, वो पुराने वाले वो नहीं खोले, लिहाजा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन एज वी स्पीक फ्यूचर में ये लोग वोट नहीं कर सकते, किसी भी किस्म की कानून साजी में वोट का इनके पास कोई राइट नहीं है, कोई जो भी हो। एज वी स्पीक हमारी किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रही और हमने कहा है कि अगर मुज़ाकरात हुई, किस पॉइंट पे हुई, कब हुई, किसके साथ हुई, वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस फैसले का मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब, जिनसे हम इन खबरों की भी तस्दीक करेंगे कि क्या पीपल्स पार्टी बजट से पहले वफाकी काबीना का हिस्सा बनने जा रही है और क्या बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा वज़ीर खारजा बनने जा रहे हैं और इसहाक डार से ये ओहदा ले लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। 2/3 अक्सरियत के दावेदार थे आप, आईनी तरमीम की बात कर रहे थे आप, आज के फैसले से आईनी तरमीम से महरूम हो गए। जुडिशल रिफॉर्म, मुमकिना तौर पर चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल का फिक्स टर्म, ये सारे की सारी बातें जो हैं और इरादे हैं, ये धरे के धरे रह गए। देखें, इसमें जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया है वो इंटरम डिसीजन है। अभी उसका जो है वो हतमी फैसला होना है, जो कि आने वाले दिनों में हो जाएगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये सीटें जो हैं, जो कानूनी पोजीशन है, जो आपने भी इंट्रो में काफ़ी हद तक जो है वो उसके ऊपर रोशनी डाली है, तो ये सीटें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो नहीं मिल सकती। जो इस वक्त मौजूदा आइनी और कानूनी पोजीशन है, इनको खाली भी नहीं रखा जा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे राय है, सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है कि मुतलका लॉ जो है उसमें कोई फर्दर जो है वो प्रोविज़न जो है वो डाल दी जाए। तो अगर ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है तो वैसा हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि ये सीटें जो है ये वापस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जाएंगी। ये सीटें जिन लोगों को मिली हैं या जिन पार्टीज़ को मिली हैं, कानून और आइन का तकाजा यही है, ये उनके पास रहेंगी। ऐसा मगर मसला ये है कि आज जो रिमार्क्स हैं, जैसे अतर मिनल्लाह ने कहा कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है इतनी ही उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। जिस मंसूर अली शाह ने कहा कि कैसे मुमकिन है कि किसी का मैंडेट किसी और को दे दिया जाए, उसके बाद भी आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि एक बड़ा बेंच बनेगा और जो फैसला है स्टेटस को रहेगा। देखिए, मैंडेट से मुराद यही है ना कि जिस पार्टी की जो जितनी पार्लियामेंट के अंदर नुमाइंदगी है या उनके मेंबर्स हैं, और उस तनासब से जितनी उनकी सीटें बनती हैं तो उसी तनासब से जो है वो उनको मिलेंगी। इस आइनी पोजीशन और कानूनी पोजीशन जो है उसमें जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, यानी इस कानून का या आइन के इस आर्टिकल का बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि उन पार्टीज़ को बेनिफिट किया जाए जिन पार्टीज़ ने जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लिया है, और इसमें इंडिपेंडेंट्स को निकाल दिया गया है। और वो इंडिपेंडेंट जो हैं वो
इसमें अपना वज़न नहीं रखते। तो जो पार्टीज वज़न रखती हैं या जिनका हक बनता है उसमें जो भी तनासब हो, वो तनासब 2 सीटों के अगेंस्ट एक सीट हो या 3 के अगेंस्ट एक सीट हो, वो उनको मिलेगा। ये वो टेक्निकल बात है जिस पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, मगर इस टेक्निकल आर्ग्यूमेंट को आज रिमार्क्स की हद तक हमें नजर आया और उसके बाद फैसले में भी जो एक उबूरी हुक्मनामा आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया है। वो कह रहे हैं कि जिसका वोट मिला है, आइन का जो स्प्रिट है उसके मुताबिक बात होनी चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है कि JUI को खैबर पख्तूनख्वा में 7 नशिस्तें मिली हैं और उसे मखसूस नशिस्तें 10 मिल गई, पीपल्स पार्टी ने 4 जीती हैं, उसे मखसूस नशिस्तें 6 मिल गई, नून लीग ने 5 जीती हैं, उन्हें मखसूस नशिस्तें 8 मिल गई। ये कैसे आइन के स्प्रिट के मुताबिक और जमहूरियत के स्प्रिट के मुताबिक हो सकता है? नहीं, भले 5 के मुकाबले में 8 छोड़ के 10 भी मिल सकती है। मामला ये है कि आइन और कानून जो तनासब कहता है कि जितने मेंबर्स, जो जितनी पार्टीज़ की जो स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ से जो स्पेशल सीट्स हैं उनके मुतल्लक जो उनकी रेशो तनासब बनेगा उसके मुताबिक उनको मिलेंगी। वो 8 का हो, 10 का हो या 6 का हो, इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, वोटर का स्प्रिट तो ये नहीं हुआ ना राना साहब, उन्होंने तो वोट दिया और क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पर तहरीक इंसाफ को महरूम किया गया, फिर वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में गए, उस वजह से जो आपने सीटें ले ली, क्या वोटर का भी यही स्प्रिट था वोट डालते हुए कि आप लोगों को वो सीटें मिल गई? नहीं, यही तो खानज़ादा साहब बात ये है कि आप इस बात को जो है वो थोड़ा जो है वो टेक्निकल और लीगल टर्म में नहीं देख रहे। आप कैसे कह सकते हैं कि वोटर्स ने जो है वो PTI को वोट दिया? PTI तो इलेक्शन में थी नहीं, वो वोट तो दिया है उन्होंने इंडिपेंडेंट्स को, और इंडिपेंडेंट जो है वो इस दौड़ में शामिल नहीं है तावक्ते कि वो किसी जमात में शामिल हो। और ये इंडिपेंडेंट जो है वो ऐसी जमात में शामिल हो गए हैं जो जमात जो है वो इस आईनी और कानूनी दौड़ से बाहर है। अगर तहरीक इंसाफ का जो है इसके ऊपर इनको प्रीमियम तो नहीं दिया जा सकता। अगर तहरीक इंसाफ का नाम साथ ना होता तो आपको लगता है गौर खान, शेर अफजल मरवत, सलमान अकरम राजा, लतीफ़ खोसा और दीगर जितने भी अराकीन हैं ये आज़ाद जीत जाते? नहीं, देखिए ये तो फिर एक सियासी बात है ना। अब अगर आप कानून और आइन की जो इस वक्त पोजीशन है उसके ऊपर अगर इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन देखें तो वो बात तो फिर जो है ना वो PTI के कैंडिडेट नहीं हैं। उनके पास PTI कोई किसी सियासी जमात का निशान नहीं था, दे ऑल वर इंडिपेंडेंट। उसके बाद उन्होंने अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी थी पार्टी ज्वाइन करते। उन्होंने एक ऐसी पार्टी ज्वाइन की है जो इस दौड़ से बाहर है, तो इस गलती का जो है वो खमियाजा उन्होंने भुगतना है या किसी और ने भुगतना है। राज साहब, अब इसका जो कॉन्सिक्वेंस है इस वक्त तो अब क्योंकि मामला जब तक जून के महीने में जाके लगता है अगर एक बड़े बेंच के सामने, उस वक्त तक तो ये अराकीन ना वोट डाल सकते हैं, असेंबली के उसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो आप 2/3 अक्सरियत की जो बात कर रहे थे वो तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। पर मैंने जो मीडिया के ज़रिए से जितनी तफसील मालूम हुई है, मैंने ऑर्डर्स पढ़ने इत्तेफाक नहीं हुआ, तो मामला ये है कि अभी तक तो उनको सिर्फ वोट से रोका गया है। बाकी एज़ मेंबर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, वहाँ पे अपनी बात कर सकेंगे, और बाकी भी जो है एज़ मेंबर जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। सिर्फ उनको वोट से तरमीम करने के लिए तो आपको वोट ही चाहिए ना, अब तक की इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपकी हुकूमत को तो फर्क नहीं पड़ता। ये 23 अराकीन अगर चले भी जाएं PTI के पास भी वापस चले जाएं तो आपकी हुकूमत तो कायम रहती है, हुकूमत तो कायम रहेगी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें शाहजेब ये कोई सिर्फ आइनी तरमीम की बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि शायद लेजिस्लेशन में भी वो अपना वोट या किसी और प्रोसीडिंग में भी अपना वोट शायद वो नहीं, मगर लेजिस्लेशन तो के लिए तो सादा अक्सरियत है आपके पास, लेजिस्लेशन के लिए तो सादा अक्सरियत है आपके पास, आइनी तरमीम के लिए जो अक्सरियत थी 2/3 उससे महरूम हो गए आप। मेरा ख्याल है कि इन सीटों के मसले को हल करने के लिए तो आइन में अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आइन इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है। कानून में शायद को थोड़ी बहुत क्लैरिटी जो है वो लाने की जो है वो ज़रूरत पड़े। बाकी जहाँ तक आइनी अमेंडमेंट की बात है, और ये बात है कि जो जिन अमेंडमेंट्स की तरफ आपने हवाला दिया है, देखें वो बार्स का मुतालबा है। जुडिशरी के अंदर से ये आवाज़ें पिछले 10 साल से 15 साल से हैं कि इन चीज़ों में जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज के डिफरेंस का मामला है, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के टेन्योर का मामला है, तो ये कोई हमारी ज़रूरत नहीं है या कोई गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। ये
जुडिशरी और बार्स का मुतालबा है बड़ी देर से कि इसके ऊपर जो है वो कोई लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट जो है वो होनी चाहिए। मतलब बार्स का जजेस की तैनाती का जो अमल है उस हवाले से तो सियासी जमातों का बार्स के अपने वास्तव में ये किस बार ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल के लिए फिक्स कर दें या फिर 68 साल कर दें, ये किस बार ने किया है मुतालबा? नहीं देखें ये फिक्स थी 1973 के आइन में ये फिक्स थी। ये उसके बाद जो है ये चेंज हुई है और उसके बाद फिर देखने में आया कि 14-14 दिन के चीफ जस्टिस आते रहे हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो है वो यानी बेहतरी के लिए जो है वो उसके सरबराह की मुद्दत का तयन होना ज़रूरी है। आप मुझे बताएं कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका सरबराह जो है उसकी कोई मुद्दत का तयन ना हो, और ये एक इतना इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। तो ये यानी बात जो है ये बड़ी रेलेवेंट है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर डिबेट हो रही है। अगर अदलिया नहीं चाहेगी या बार्स नहीं चाहेंगी तो नहीं होगी। मगर अब तो बार्स चाहेंगी भी तो कैसे होगी? 2/3 अक्सरियत नहीं है और पीटीआई राजी नहीं है। तहरीक इंसाफ तो मुस्तरद कर रही है इस बात को कि कतई तौर पर हम साथ नहीं देंगे इस बात का। देखें, एक अच्छी बात जिसके लिए कंसेंसस जो है वो अगर मौजूद हो और अगर कोई जुडिशल साइड पे अमेंडमेंट है तो उसमें जुडिशरी में भी और बार्स में भी कंसेंसस मौजूद हो तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसी को इसके ऊपर एतराज़ होगा और इसके ऊपर फिर किसी हमायत लेनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। ये मामला जो है अगर इसके ऊपर कोई इस किस्म की बात आगे बढ़ती है तो ये मुमकिन है, ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। राज साहब, और ये बताइएगा कि क्या वाकई पीपल्स पार्टी आने जा रही है काबीना में और बिलावल भुट्टो ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बनने जा रहे हैं? देखें, इसकी इस हद तक डिटेल के कौन क्या बनने जा रहा है ये तो मेरा ख्याल है कि कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दोबारा से वज़ीर आज़म ने जो ये चंद दिन पहले मुलाकात हुई है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से, तो उन्होंने जो है वो उनसे रिक्वेस्ट की थी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस बात पे दोबारा गौर करने और अपनी पार्टी में डिस्कस करने का जो है वो वादा किया है। तो ये बहरहाल पीपल्स पार्टी हमारे साथ है, गवर्नमेंट में बिल्कुल मौजूद है। किसी जगह पे अगर नहीं है तो उस जगह पे उनके आने का जो है वो आने के इम्कानात जो हैं वो पहले से ज़्यादा रोशन है, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर कैबिनेट में नहीं भी मौजूद तो ऐसा नहीं है कि ये तसर कायम हो सका हो कि पीपल्स पार्टी जो है वो गवर्नमेंट में नहीं है। तसर यही है कि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट की में मौजूद है और कोलिशन पार्टनर है। गवर्नमेंट अच्छा करेगी उनको क्रेडिट मिलेगा, और अगर अच्छा नहीं करेगी तो उस डिसक्रेडिट से भी वो नहीं बचेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल वाज़ेह हैं। और दूसरा, जो गवर्नर्स की जो तैनाती हुई है और ख़ास तौर पे जो पंजाब के गवर्नर तैनात हुए हैं, उससे एक सियासी कारकुन के तौर पे मेरी भी ये ऑब्ज़र्वेशन या असेसमेंट है कि कुछ लोग जो पहले इस दौड़ में शामिल थे उनको इसीलिए बाहर रखा गया है कि शायद उनको कैबिनेट पोजीशन जो है वो दी जाएंगी। तो सब, और फिर इसहाक डार साहब को इसीलिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि फिर वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब होंगे? इस बात का कितना इम्कान है, क्योंकि ख़बरें ये हैं? नहीं, तो ख़बर ये भी है कि शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद जो है वो कैबिनेट का हिस्सा ना बने। ये भी बात जो है वो करीने क़यास है। लेकिन बहरहाल अगर वो बनना चाहते हैं तो और कोई स्पेसिफिक स्पेस अगर वो चाहते हैं तो वो उसके ऊपर जो है वो बात हो सकती है। लेकिन बहरहाल इस वक्त पीपल्स पार्टी की तरफ से इस किस्म की कोई डिमांड जो है वो डिस्कस नहीं हुई। बहुत शुक्रिया रसनल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। तहरीक इंसाफ का मौका बहुत अहम है। क्या उनकी एक्सपेक्टेशन है, अगर ये सीटें उन्हें वापस मिलती हैं, क्या हिकमत अमली होने जा रही है तहरीक इंसाफ की? एक ब्रेक के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज एक बड़ा रिलीफ तहरीक इंसाफ को मिला है। आगे क्या हिकमत अमली होगी, क्या होने जा रहा है? हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हामिद खान साहब मौजूद। हामिद खान साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बड़ा फैसला आपकी जमात के लिए, और वो ये कि जो आपकी बनती थी मखसूस नशिस्तें
उनके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो मुअत्तल, साथ ही जो अब अराकीन हैं वो ना वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं ना दीगर मामलात में। टेक्निकल ग्राउंड्स पर पहले फैसला आया, पेशावर हाई कोर्ट ने उस फैसले को बरकरार रखा, मगर आज जस्टिस अतहर बिन अल्लाह कहते हैं कि जिस जमात की जितनी नुमाइंदगी है उतनी ही उसे मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि किसी का मैंडेट किसी और को कैसे दिया जा सकता है, ये कैसे मुमकिन है। अब ये फैसला हो गया, मगर कमेटी एक और बेंच बनाएगी, वो मुमकिन तौर पर 5 रुकनी हो सकता है। आपको लगता है कि ये फैसला बरकरार रहेगा या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहेगा? कि जहाँ तक आइन को अगर ठीक तरह से पढ़ा जाए तो यही फ़ैसला बरकरार रहना चाहिए, बल्कि ज़्यादा वजाहत से सामने आना चाहिए कि आइंदा से ये नहीं कभी हो सकता कि एक पार्टी ने अपनी जीती हुई नशिस्तें जो हैं उसके मुताबिक उसको मखसूस नशिस्तें ना मिलें। इससे तो आवाम के साथ और हमारे वोटर्स के साथ इससे बड़ी ज़्यादती और धोखा क्या हो सकता है। लिहाजा जो आज का फ़ैसला है बड़ा खुशाइंद फ़ैसला है और मुझे उम्मीद है कि जो हतमी फ़ैसला इंशाल्लाह ताला अगर लार्जर बेंच बनता है उसका भी जब आता है तो वो आइन के मुताबिक होगा। आर्टिकल 51 और आर्टिकल 106 की प्रॉपर तशरीह के मुताबिक होगा। सब एक फैसला ये कि आपकी नशिस्तें किसी और को ना दी जाएं, मगर आपकी नशिस्तें आप ही को मिलें और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलें, या आपको लगता है कि इस हद तक भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है क्योंकि फहरिस्तें ना देने का मामला, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इलेक्शन ही ना लड़ने का मामला, ये सारे के सारे मामला भी हैं? देखिए ये बातें तो फिर अदालत ने तय करनी है कि जब एक पार्टी जिसको कि रिकगनाइज़ किया जाता है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है इलेक्शन कमीशन के साथ, और उस पार्टी के अंदर कुछ इलेक्टेड नुमाइंदगान जो कि आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं शामिल हो जाते हैं उतने अरसे के दौरान जो अरसा आइन ने दिया गया है, तो फिर वो पार्लियामेंट्री पार्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और जब वो पार्लियामेंट्री पार्टी की शक्ल इख्तियार कर लेती है तो उसको हक़ हासिल है कि उसकी तादाद के मुताबिक ही उस तनासब से ही उसको मखसूस नशिस्तें भी दे दी जाएँ हर असम्बली में जिस असम्बली में उसकी नुमाइंदगी मौजूद है। साहब, मगर आपकी अपनी जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं वो ये कह चुके थे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इल्हाक एक गलती थी, इसकी वजह से हम नशिस्तों से महरूम हुए। जब समाअत हो रही थी तो यहाँ तक भी आपकी जमात कंसीड कर गई थी कि अगर हमें नहीं देते तो किसी और को भी ना दें, जिस पर ज़ाहिर है फिर ये मौक़िफ़ आया कि हाउस तो पूरा होना है, आइन के तहत पूरा होना है। तो यहाँ तक आपकी पार्टी पहले कंसीड कर चुकी थी। देखिए पार्टी ने नहीं कंसीड, कभी लीगली हमने कंसीड नहीं किया, हमने कभी भी अदालत के सामने ऐसी कोई बात नहीं कही। मुख्तलिफ हजरात आजकल टीवी पर हर बंदा अपनी मर्ज़ी की बात कर देता है तो उससे पार्टी का मौक़िफ़ नहीं बन जाता। हमारी पार्टी का कभी मौक़िफ़ नहीं था कि जो मखसूस नशिस्तें हमें मिलनी चाहिए वो किसी और को दे दी जाए या वो मखसूस नशिस्तें जो हैं उनको ख़त्म बिल्कुल ना दिया जाए और असम्बली की तादाद कम कर दी जाए। ऐसा कभी भी हमारा आइनी और कानूनी मौक़िफ़ नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन के सामने ये कहा गया और ज़ाहिर जो इलेक्शन कमीशन के एक अपने रुकन थे जिन्होंने डिसएग्री किया ऑर्डर से, उन्होंने भी ये कहा कि मैं इस हद तक अग्री करता हूँ कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना मिले, मगर इससे नहीं अग्री करता कि किसी और जमात को वो सीटें दे दी जाएँ। और जब वहाँ समाअत हो रही थी तब तहरीक इंसाफ के वकला ने या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला ने ज़रूर कहा कि जी किसी और की नहीं बनती है कि किसी और को ये सीटें दी जाए। देखिए वो तो एक बात ज़िम्नन की गई थी, ये कोई हतमी बात नहीं थी, ये हमारा मौक़िफ़ नहीं था। मौक़िफ़ हमारा यही है कि अब सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो गए हैं जो हमारे सपोर्टेड कैंडिडेट्स थे जो कि मुंतखब हुए हैं आज़ाद हैसियत में, अब वो इस पार्टी का हिस्सा हैं और उस पार्टी में जो उनकी नुमाइंदगी है वही होनी चाहिए मखसूस रिश्तों के हवाले से भी जो कि आइन में कही गई हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि जो पॉलिटिकली ज़ाहिर एक तो अहम बात है कि आपकी सीटें अगर आपको मिल जाती हैं बहुत बड़ा फैसला होगा, मगर एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में आप क्या हासिल कर सकते हैं? हुकूमत 2/3 अक्सरियत से महरूम हो जाती है, हुकूमती इत्तेहाद, उनके बड़े इरादे थे कि वो आइनी तरामीम करेंगे, मगर हुकूमत बहरहाल अपनी जगह पर कायम रहती है। आप सियासी तौर पर क्या समझते हैं कि क्या हासिल होगा आपको? देखिए इसमें एक तो ये है कि नुमाइंदगी हो जाएगी, अपोजिशन जो है वो अपनी असल स्ट्रेंथ को पहुँचेगी। मिसाल के तौर पर हमारे पास नेशनल असम्बली की 23 नशिस्तें हमें मखसूस मिलनी चाहिए अपनी तादाद के हिसाब से, उससे नेशनल असम्बली में हमारी तादाद जो है
वो इस वक्त के हालात को, अगर कल को फिर हमारे कैंडिडेट सक्सीड कर जाते हैं, जो कि करना चाहिए इस्लामाबाद में, लाहौर में, और तो फिर हमारी तादाद और बढ़ जाएगी। लेकिन बहरहाल इस मौजूदा सूरत हाल में भी 77 सीटें हमें मखसूस सीटें मिलनी चाहिए चारों असम्बलियों में, यानी पंजाब असम्बली में, नेशनल असम्बली में, KPK की असम्बली में और सिंध असम्बली में। और ये हमारा हक है, ये अवाम का मैंडेट है हमारे नाम, जो हमें मिलना चाहिए। और साहब अभी तो ज़ाहिर आने वाले वक्त के लिए जो अरकान मुंतखब हो गए, वो सीटें जो आपकी हो सकती थी, उस पर उनके लिए आइंदा असम्बली का जो प्रोसेस है उसमें हिस्सा लेने से रोक दिया अदालत ने। मगर जो माजी में बहुत कुछ हो चुका है उसका क्या होगा फिर आपके ख्याल में, अगर फैसला हतमी तौर पर आपके हक में आ गया, सेनेटर्स मुंतखब हो गए मुख्तलिफ असम्बलियों से सिवाय खैबर पख्तूनख्वा के, फिर सदर साहब मुंतखब हो गए, कुछ कानून साजियाँ हो गई, क्या होगा इसका? देखिए, इसमें तो जब हतमी फ़ैसला आएगा, अच्छा किया उन्होंने बहुत लंबी डेट नहीं दी, 3 जून से अब इसकी हेयरिंग शुरू होगी। तो उम्मीद है कि इन सारे मामलात को, इन सारे हक़ाइक़ को सामने रखते हुए सुप्रीम कोर्ट अपना फ़ैसला देगी, जिससे कि मामलात को आगे ले जाने का और उससे जो है कानून साजी और आइन साजी के बारे में भी एक वाज़ेह सूरत हाल पैदा होगी। तो मैं समझता हूँ कि हकदार को हक मिलना चाहिए, जो आइन जिस पार्टी को जो हक देता है उसको उसके मुताबिक उसका हक दिया जाए, नुमाइंदगी दी जाए, और पार्टीज़ का कोई असम्बलियों का हिस्सा खाली रखा नहीं जा सकता आइनी तौर पर। अगर 342 है तो 342 ही मेंबर कौमी असम्बली में होने चाहिए। इसी तरह जो जिस असम्बली की स्ट्रेंथ है उतनी ही पूरी होनी चाहिए, और उस मुंतखब नुमाइंदगान और उसी तनासब से जो है मखसूस रिश्ते भी मिलनी चाहिए। यानी हामिद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि ये जो इस तरह प्रोसेस इस तरह हुआ कि जी तहरीक इंसाफ या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटें तो बनती नहीं हैं, मगर हाउस खाली रखा नहीं जा सकता, इसलिए दूसरों को दे दिया। आप कह रहे हैं ऐसा नहीं है ये कि हाउस वाकई नहीं खाली रखा जा सकता। दूसरी बात बिल्कुल ठीक है कि तमाम नशिस्तें पूरी होंगी, तमाम रिजर्व सीटें पूरी होंगी, मगर उसका नतीजा ये होगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलेंगी, किसी और को नहीं मिलेंगी। बिल्कुल सही है, ऐसे ही है, क्योंकि उनके इलेक्टेड नुमाइंदगान की एक तादाद है, उस तादाद के तनासब से ही आइन ने जो कहा है मखसूस रिश्ते मिलने चाहिए। जैसे मैंने आपको अंदाज़न एक तादाद बताई है, चारों असम्बलियों में तकरीबन 77 नशिस्तें इस वक्त की जो असम्बली की स्ट्रेंथ है उसके मुताबिक मिलनी चाहिए। मतलब और अब क्योंकि हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, मगर हुकूमत बहरहाल इशारे दे रही थी कि एक जुडिशल रिफॉर्म पैकेज आएगा, इसके अलावा कि जजिस की तैनाती के हवाले से फिर ये इशारे भी आ रहे थे कि चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है या तो वो 3 साल हो जाए या फिर रिटायरमेंट की उम्र 68 साल हो जाए। क्या मौक़िफ़ है आपका उस पर? मैं समझता हूँ ये दोनों ही प्रपोजल बिल्कुल गलत है, अफसोसनाक है, और इसके बड़े ख़तरनाक नताइज होंगे। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत खामखा अदलिया में एक तकसीम लाना चाहती हैं। एक मामला चल रहा है, अपनी बारी पर जो भी चीफ जस्टिस बनता है आर्टिकल 175A के मुताबिक उसको बनना चाहिए, जब रिटायरमेंट डेट आती है तो अगला आ जाए। तो इसको पहले भी 2 ऐसी अटैम्प्ट पाकिस्तान की तारीख में हो चुकी हैं जो कि बुरी तरह नाकाम हुई हैं और जिसके नताइज बड़े ही खौफनाक हुए हैं। जैसे कि 1975 में और 1970 में 5वीं और 6ठी तरमीम में ये फिक्स टर्म दी गई थी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उसके नतीजे में जो हालात पैदा हुए हैं, जो मौलवी मुश्ताक साहब को डिप्राइव किया गया, जिस तरह उसके नतीजे में अनवारुल हक साहब की हक तलफी हुई थी कि याकूब अली ख़ान को कंटिन्यू किया गया, उसका नताइज बड़े भयानक हुए। बड़ी बुरी तरह से अदलिया में डिवाइड आई और उसका आखिरकार जो नतीजा भुगतना पड़ा वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी की शक्ल में हुआ है, क्योंकि दोनों ही स्टेजेस पर वही चीफ जस्टिस थे जो कि एग्रीव्ड पार्टीज़ थी। तो आपके सामने है अदलिया डिवाइड हो गई उसकी वजह से। ये एक्सपेरिमेंट फिर दूसरी दफ़ा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान में जो आइन की अमलदारी का
कोई एहसास है तो इस किस्म की कोई अटैम्प्ट किसी को खुश करने के लिए और किसी के हक तलफी करने के लिए नहीं होनी चाहिए। इसी तरह 2002 में यही एक अटैम्प्ट हुई थी, यानी मुशर्रफ की तरफ से उस वक्त के चीफ जस्टिस शेख रियाज को खुश करने के लिए कि उनको कहा था कि इनकी उम्रें बढ़ा के 65 से 68 और 62 से 65 कर दी जाए। उसके ख़िलाफ़ वकला ने बड़ी भरपूर तहरीक चलाई थी और कहा था कि ये बिल्कुल गलत है, आप आइन में जो कि उम्रें फ़िक्स हुई हैं उनको मत छेड़ें और जो अदलिया जिस तरह से अपने मामलात में चल रही है वो चलने दें, इस ऑन गोइंग प्रोसेस को मत रोकें और किसी को फ़ायदा ना पहुंचाने की कोशिश करें और किसी की हक तलफी ना करें। नतीजा ये हुआ है कि 17वीं तरमीम के तहत दिसंबर 2003 में ये वापस हुई थी LFO में से और उम्रें फिर वापस 65 और 62 पे ले आई गई थी, जिसके नतीजे पिछले 20 साल से फिर भी एक प्रोसेस ठीक चल रहा है। अब फिर उसको छेड़ने की कोशिश हो रही है, कुछ किसी को खुश करने के लिए, किसी को की हक तलफी करने के लिए, ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ आपने सुना। आज एक और अहम समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में और वो भी फैज़ाबाद धरना कमीशन के हवाले से। जनरल फैज़ हमीद को किस तरीके से क्लीन चिट दी गई, चीफ जस्टिस ने सवाल उठाए, दीगर जजेस ने सवाल उठाए, आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। सुप्रीम कोर्ट ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए हुकूमत से कमीशन की रिपोर्ट पर राय तलब कर ली है, जबकि कमीशन के अराकीन से भी अदालती ऑब्जर्वेशंस पर जवाब तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत की, जिसमें अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट पढ़कर सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने 16 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा कराई थी, जो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को नवंबर 2017 में फैज़ाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक की जानिब से दिए गए धरने के हवाले से इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था और साबिका निगरान हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को साबिक IG अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल थे। कमीशन ने 149 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज दी है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो ब्रीफ सामने आया था उसमें जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी गई थी और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बतौर उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब चार्जशीट कर दिया गया था। बड़े बड़े दावे करने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने भी जनरल फैज़ हमीद को चार्जशीट नहीं किया था। इस पर आज चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि ऐसे लगता है कि कमीशन का सिर्फ एक ही मैंडेट था कि जनरल फैज़ हमीद को बरी ज़िम्मा करार देना है। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने 3 रुकनी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा कि इसमें दिए गए TORs की पैरवी नहीं की गई, बस गलत मुहावरों और गलत अंग्रेजी का इस्तेमाल किया गया है। ये कमीशन की रिपोर्ट नहीं बल्कि किसी अखबार का आर्टिकल लग रहा है। एक तरह से वो टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन, दूसरी तरफ इस टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, या तो कहें फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अंग्रेजी इस्तेमाल करना है, मुहावरे तो सही तरह से इस्तेमाल तो कर लेना। देन लॉट ऑफ वाटर हैड फ्लोड डाउन द ब्रिज। आई हैड हर्ड ऑफ वाटर फ्लोइंग अंडर द ब्रिज। बोले एक आर्टिकल लिख दें अखबार में। This sounds like an article in a newspaper, not a job assigned to a commission. ये तो ऑफिस से निकले ही नहीं, ये कहाँ बैठे थे ये लोग? So they were housed in, I believe, Ministry of Interior, I think. यहाँ से हिले, मुहावरे पे एक मुहावरा के ऊपर दूसरा मुहावरा, तीसरा मुहावरा, collective wisdom, water over the bridge. I don't know what this is. नहीं इधर से उठा लिए घिसे पिटे मुहावरे, बस सबको जोड़ करके रिकमेंडेशन बना दिए उन्होंने। गवर्नमेंट विद ए करेज ऑफ कन्विक्शन। लुक एट द ग्रामर। चीफ जस्टिस ने कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठाया कि उन्होंने तहरीक लब्बैक को क्यों नहीं बुलाया, क्या उनसे डर लग रहा था? TLP की तरफ से किसी को बुलाया इन्होंने या नहीं? TLP की तरफ से उन्हीं से पूछ लेते, शायद वही बता देते, इनकी मदद कर देते। मुझे कहीं रिपोर्ट में कहीं नजर नहीं आ रहा था कि TLP की तरफ से किसी को बुलाया। आखिर वो एक इम्पोर्टेंट पार्टी है ना, उनका मौक़िफ़ आना तो लाजमी था ना। वो बताते ये सारा गलत है, ये हो सही है, वो जो भी कहना था उनको कहते। उनसे उनको डर लग रहा था बुलाने से। नहीं सर, नहीं बुलाया था।
नहीं, कैसी रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट की है? अटॉर्नी जनरल साहब, कितनी अजीब और गरीब बात है, जिन लोगों ने उनको नाश्ता पहुंचाया या खाना पहुंचाया उनके तो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, लेकिन हम टीएलपी वाले किसी आदमी को हम नहीं बुला रहे। चीफ जस्टिस ने कमीशन की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि कमीशन का सिर्फ एक ही मैंडेट था कि जनरल फैज हमीद को बरीजुमा करार देना है। इंक्वायरी कमीशन ने जनरल फैज हमीद को बुलाने की हिम्मत तक नहीं की। ऐसा लग रहा है कि जैसे कमीशन वाले कांप रहे हैं। जनरल फैज को कितनी दफा जिक्र किया इस रिपोर्ट में? मैंने इनका कोई नाम कई दफा पढ़ा है। लगता है बस उनका एक ही मैंडेट था कि इनको एग्जॉनरेट करना है। हमने तो कहीं लिखा ही नहीं था जनरल फैज का नाम पूरे जजमेंट में। इन्होंने तो बस एक ही टास्क रखा है, शायद मद्देनजर ये मुझे करना है। उनको बुलाया था कि पूछते भैया आप ये बात कैसे कर रहे हो? वो कहते हैं ना, वो शेर है। नहीं बुलाया उनको या नहीं बुलाया? सर, फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड एक क्वेश्चनएयर भेजा और उसका रिस्पांस आया। ओहो, हिम्मत भी नहीं की। ये तो लग रहा है इनकी काम पर हैं। क्या हो रहा है इनको मेंबरों को? रियली डिसअपॉइंटेड। वाज इट डन फॉर फ्री? दे वर पेड, आई सपोज। I think they were paid, yes. You know it or no? I can tell you for certain that they were paid. I don't know exactly the amount which I can get you. Now what do we do? But I do know that they were paid for this. Do we need to ask them to come and respond? Report certainly did not do the task it was assigned. So my lord, I think they need to come and respond. ना आपका काम किसी को exonerate करना था, ना किसी को condemn करना था। Out of the way जाके आप लोगों को नाम ले रहे हो, out of the way जाके लोगों को exonerate कर रहे हो। Maybe it was acted upon the 2019 judgment, February. 9th May 2023 may not have happened. जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कमीशन की तहकीकात पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने अबसार आलम का बयान तो हल्फ पर ले लिया, तो जनरल फैज हमीद का बयान हल्फ पर क्यों नहीं लिया? और अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि इस रिपोर्ट में ठोस मवाद नहीं है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने रिपोर्ट पर वफाकी हुकूमत को जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए कमीशन के अराकीन को हिदायत की कि वो अदालत के इब्तिदाई ऑब्जर्वेशंस का जवाब दें। कमीशन कर क्या रहा है? अबसार आलम साहब का तो स्टेटमेंट ले रहे हैं ऑन ओथ। आगे चलिए, यहाँ जहाँ फैज का जनरल फैज का स्टेटमेंट ले रहे हैं वहाँ लिखा है स्टेटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट रिटायर्ड फैज हमीद, ओथ का जिक्र नहीं है। 201 पे पढ़िए, इन रिप्लाई टू द क्वेश्चंस ही स्टेटेड। अब उनको फैसिलिटेट करके उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और जवाब ले रहे हैं उनसे, बस उनका बयान कहाँ है? व्हाई नॉट ऑन ओथ? अबसार साहब का बयान ओथ पे क्यों ले रहे हैं, फिर उनका क्यों नहीं ले रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? That's right. My personal view, sir, as Attorney General, is that I don't find much substance in this report. So it is now for the federal government to see if there is any part of this report which they seek to adopt, which is actionable, on the basis of which an action can be taken, and then decide on the other parts also, and then will come the related question of non-compliance with the judgment. Yes. Now, so please realize the consequences of that. Yes, that's part is there. So this is not part of our judgment. That is part of a judgment, which is no longer under review. So it has attained absolute finality. So that you have to be very clear how you want to proceed there. Let a copy of this order be sent to the commission members through the government of Pakistan, हमें नहीं पता वो कहाँ हैं, who may respond to the initial observations made in a writing, and or may also be present if they elect to do so. फिर आज अदालत में चीफ जस्टिस ने खुद हुक्मनामा लिखवाया जिसमें कहा गया है कि फैजाबाद धरना अनसानी केस पर वफाकी हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को कमीशन बनाया। कमीशन ने 6 मार्च 2024 को 8 वॉल्यूम्स और 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा कराई। अटॉर्नी जनरल ने कमीशन की TORs और इस हवाले से मुतल्लिका सिफारिशात पढ़ी। अदालत की राय में कमीशन की रिपोर्ट में TORs का जवाब नहीं दिया गया। कमीशन इन मौज़ूआत में गया जो कि TORs में शामिल ही नहीं थे। अदालत ने नोट किया कि हर फरीक से यकसा बर्ताव नहीं किया गया, कुछ बयानात हल्फ पर ले लिए गए जबकि कुछ अफराद को महज सवालनामा भेज दिया गया। हैरानकुन तौर पर कमीशन ने TLP के किसी रुकन का बयान कलमबंद नहीं किया। इंक्वायरी कमीशन ने अपने दायरा इख्तियार को गलत समझा कि इस्लामाबाद एहतजाज के लिए आना आईनी तौर पर मना है। कमीशन ने अदालती फैसले के इस पहलू को नहीं देखा कि कानून के दायरे में पुरअमन एहतजाज आईनी हक है। इंतहाई मायूसी की बात है कि कमीशन ने रिपोर्ट में सुबाइयत को हवा दी। कमीशन की रिपोर्ट में उस वक्त के सियासी अफराद को मतून किया गया। कमीशन ने इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों को नज़रअंदाज किया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा
कि क्या वफाकी हुकूमत कमीशन की तौसीक करती है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि वो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट पेश करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरी ज़ाती राय में कमीशन की रिपोर्ट में कुछ मवाद नहीं है। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि कमीशन ने TORs पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। अटॉर्नी जनरल वफाकी हुकूमत की जानिब से रिपोर्ट दाखिल करें। अटॉर्नी जनरल 2 हफ्ते में तहरीरी बताएं कि हुकूमत इस रिपोर्ट को पब्लिक करना चाहती है या नहीं चाहती। हुकूमत कमीशन की रिपोर्ट पर अदालती हुक्म की ऑब्जर्वेशन से कमीशन के अराकीन को आगाह करे। कमीशन अराकीन अदालती ऑब्जर्वेशन का जवाब तहरीरी या अदालत में पेश होकर ज़ाती हैसियत में दे सकते हैं। हमने इस हवाले से फैज़ाबाद धरना कमीशन के 3 अराकीन से रब्ता किया, मगर वो अपना मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब नहीं थे। आज के प्रोग्राम में इतना, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।